हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? पढ़ाई चल रही है? आज हम लोग देखने वाले या प्रैक्टिस करने वाले हैं एक दूसरा चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा है यहाँ पे, छोटे छोटे आपको इसमें मिलेंगे देखने को, बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स है। ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना था, तो आपने इसे पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन कैसे होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस और फिर उसके बाद पैचुरेशन। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको छोटे मोटे एमसीक्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आए हुए हैं। सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द पीवाईक्यूज। लेट्स स्टार्ट। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन, कह रहा है द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड एज। यहां पर कह रहा है कि वैसा कौन सा वैस्कुलर कनेक्शन है। अगर देखा जाए तो मदर का ये है एंडोमेट्रियम और ये है मान लीजिए डेवलपिंग फीटस। ठीक है, एंडोमेट्रियम यहाँ पे डेवलपिंग फीटस और एंडोमेट्रियम के बीच में कनेक्शन जो है वो क्या बनता है, ये कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस कनेक्शन या ये जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा आपको, विलाई लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड एज प्लेसेंटा। क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को हम लोग? प्लेसेंटा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर A, the structure which provide vascular connection मतलब blood vessels वाला connection between fetus, मतलब जो बेबी डेवलप कर रहा है मदर के अंदर, और यूट्रस, तो उसमें क्या होता है, कौन सा कनेक्शन था? प्लासेंटा, PLA। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज है। PLA, इट्स PLACENTA, प्लासेंटा, नॉट पेसेंटा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, how many sperms are produced? How many sperms are produced from a single spermatogonia? एक single spermatogonia से कितने सारे sperms बनते हैं, ये क्वेश्चन हमारा इसमें पूछ रहा है। तो एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया, याद रखो आप, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे क्या, जल्दी से बताएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये है एक स्पर्मेटोगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया जो है बच्चे, ये क्या करता है? ये ग्रोथ करता है। एक स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? ग्रोथ, और ग्रोथ करके ये बना देता है एक बड़ा सा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना देगा? ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर डिवाइड करता है इनटू, मियोसिस करता है, मियोसिस 1, और ये क्या बनाता है मियोसिस 1 कर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स n नंबर के हो जाते हैं। ये 2n का स्ट्रक्चर था, ये भी 2n का स्ट्रक्चर है, और ये n नंबर के होते हैं। फिर ये वापस से क्या करते हैं? मियोसिस 2 करते हैं और फाइनली कन्वर्ट होता है इनटू स्पर्मेटिड्स में। कितने स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं बच्चे? 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे। ये है स्पर्मेटिड्स, और ये स्पर्मेटिड्स जो है बच्चे, ये स्पर्मेटिड्स कैसे हैं? ये है मियोसिस 2 का कमाल। और ये फाइनली ये सब के सब क्या बन जाते हैं? स्पर्म्स। तो 4 स्पर्मेटिड्स मिलकर कितने स्पर्म बना रहे हैं? 4 स्पर्म बना रहे हैं। तो आप याद रखो यहाँ पर कि एक स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्म्स बनाया? तो एक स्पर्मेटोगोनिया जो है वो 4 स्पर्म्स बनाया, है ना। 1 स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म्स क्या, कितने स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स? तो यहाँ पर 4 स्पर्म्स। याद रहेगा, ये आपको ये नंबरिंग याद रखनी चाहिए। एक स्पर्मेटोगोनिया, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड, और 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
Next, which of the following antibodies are found in abundance in the colostrum? Colostrum क्या है बच्चे? Colostrum is the first milk produced by the प्रेग्नेंट फीमेल और पोस्टपार्टम फीमेल, मतलब डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क यहाँ पे बन रहा है और जो फर्स्ट मिल्क सिक्रीट हो रहा है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। वो कोलेस्ट्रम क्या करता है? वो कोलेस्ट्रम जो है एक्चुअली बच्चों के लिए या जो न्यू बॉर्न्स है उनके लिए नरिशमेंट का काम करता है। तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें फैट होता है, उसमें लैक्टोज भी बहुत सारा है, प्लस उसमें बहुत सारे विटामिन है। कौन कौन से? ए, के, ई, और उसमें एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज जो है बच्चे वो मदर से फीटस में दो पास होता है। एक प्लासेंटा के थ्रू पास होता है, प्लासेंटा के थ्रू याद रखोगे आप, अगर हम कह रहे हैं प्लासेंटा के थ्रू कितना एंटीबॉडी पास होता है? एंटीबॉडी पास होता है IgG, ठीक है, सॉरी IgG। whereas अगर हम कहेंगे कोलेस्ट्रम से, तो कोलेस्ट्रम से क्या पास होता है? IgA। तो ये आपको याद रखना है कौन सा एंटीबॉडी पास हो रहा है? IgA। तो which of the following antibody is found in abundance in the colostrum? सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है? ज्यादा abundance में क्या है? IgA। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन। लेडिक सेल्स किस में प्रेजेंट है? लेडिक सेल्स जो है ये है क्या? लेडिक सेल्स आर स्पेशल सेल्स। आपको अगर टेस्टिस याद होगा, होना तो बिल्कुल चाहिए बच्चे। अगर हम टेस्टिस देखते हैं, टेस्टिस का TS अगर देखते हैं तो टेस्टिस के अंदर क्या थे? बहुत सारे इस तरह से ट्यूब्यूल्स थे, या आप कहते कंपार्टमेंट्स थे, नॉट ट्यूब्यूल्स, कंपार्टमेंट्स थे। इन कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ट्यूब्स थे, इन कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ट्यूब्स थे, 1 2 3, 1 से लेकर 3 ट्यूब्स हो सकते हैं। ये इस तरह से ट्यूब्स प्रेजेंट है और ये ट्यूब्स जो है फिर ये ओपन होते हैं इनटू रेटिटेस्टिस, है ना, इनटू रेटिटेस्टिस। और ये जो है इसी को हम कहते हैं रेटिटेस्टिस और दीज आर वैसा एफरेंशिया। तो आपको यहाँ पर याद करना है ये हमारा टेस्टिस का क्या था, कौन सा डायग्राम है? TS है। TS के अंदर आप यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पर कंपार्टमेंट्स के अंदर, ट्यूब्स के बाहर और कंपार्टमेंट्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ये जो व्हाइट कलर का बना रहे हैं, ये कंपार्टमेंट्स के अंदर जो स्पेशल सेल्स होते हैं, इन सेल्स का नाम क्या है? इन्हीं सेल्स का नाम होता है लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स, या फिर हम इनको कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स जो है ये काम क्या करते हैं? इनका काम है हार्मोन्स बनाना। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है कि कहाँ पर एक्चुअली में ये लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन टेस्टिस, और ये क्या करते हैं? इनका एक्चुअल फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना। इसका मतलब है मेल हार्मोन बनाना, है ना। मेल हार्मोन बनाने का काम कौन करता है? लेडिक सेल्स करता है। और लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? टेस्टिस में, मेल ऑर्गन में। क्या? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पस ल्यूट, ओहो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ जा रहे हैं यहाँ पर। कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स, कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, क्या सिक्रीट करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये सिक्रीट करता है, जल्दी बताओ कॉर्पस ल्यूटियम है क्या? आप यहाँ देखो, ये है ओवरी, इफ वी सी इट इज एन ओवरी, और ओवरी में है ये प्राइमरी oocytes, हाँ है ना। अब ये प्राइमरी oocytes धीरे धीरे डेवलप करती और बनते हैं ये ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और उसके ऊपर बहुत सारे लेयर है, ये ग्राफियन फॉलिकल है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? ये वॉल ऑफ ओवरी को रप्चर करता है, फाड़ता है, और फाड़ कर क्या करता है? जो भी एक्स्ट्रा वॉल्स है वो अंदर छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है सेकेंडरी oocyte, उसके ऊपर कुछ कवरिंग्स,
जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडियाटा, ये सेल्स के साथ ये बाहर निकलता है। अब ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ सब्सटेंस है ये अपने आप को कुछ इस तरह से क्लाउड शेप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम है कहाँ? ओवरी में। कॉर्पस ल्यूटियम से सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या निकलता है? एक्चुअली कॉर्पस ल्यूटियम निकालता है बच्चे, अगर आपको याद रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम निकालता है पेरी। पेरी, व्हाट इज पेरी? पेरी का मतलब P फॉर प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा, उसके बाद ईस्ट्रोजन, उसके बाद रिलैक्सिन और इनहिबिन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। तो एक्चुअली में ये क्या निकालता है? पेरी निकालता है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है? इट रिलीज प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, सलाइवा, पेप्सिन, तो ये सब तो निकालता है नहीं, प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा क्या, तो प्रोजेस्टेरॉन, और उसके बाद फिर ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। तो ये पेरी याद रखेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम पेरी रिलीज करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा? कमेंट डाउन। नेक्स्ट आते हैं, The process of formation of a mature female gamete is called, एक mature female gamete बनाने का जो process है, मतलब ovum बनाने का जो process है, इस process को कहते क्या है? इसको कहते हैं हम लोग oogenesis, not oogonia, oogonia से बनता है oogenesis। तो oogenesis is the process of formation of ovum or female gamete. Next question. Write the technical terms used for male and female gametogenesis. क्या कह रहा है? बोल रहा है कि टेक्निकल टर्म लिखो, जो वो वर्ड है, बायोलॉजिकल वर्ड या टेक्निकल टर्म जो है हमारे पास मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने का, उसको क्या कहते हैं? तो हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आंसर। आंसर में क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट है, आप देखो क्या कह रहा है कि मेल गैमेटोजेनेसिस का क्या टेक्निकल टर्म है? तो मेल गैमेटोजेनेसिस इज कॉल्ड एज, मेल गैमेटोजेनेसिस क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मैटोजेनेसिस। स्पर्मैटोजेनेसिस इज द मेल गैमेटोजेनेसिस। और अगर देखेंगे फीमेल, फीमेल गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? इसको कहते हैं oogenesis। oogenesis। तो ये हम लोग जो देख रहे हैं, ये इसमें आपको क्या दिख रहा है? spermatogenesis and oogenesis are the technical terms of male and female gametogenesis respectively। ठीक है, आंसर क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम इस आंसर में? चले आगे बढ़ते हैं। सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन, अब सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? चलो आते हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाली हूँ एक स्ट्रक्चर, और आप मुझे बताओगे कि ये स्ट्रक्चर कहाँ का है। ये आपने एनसीईआरटी बुक में भी देखी होगी, ये स्ट्रक्चर देखी होगी बिल्कुल, और आपने ये स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में पढ़ा भी है और बनाया भी होगा। जल्दी से बताएंगे, ये स्ट्रक्चर आपने कहाँ देखा है? देखा है कहीं? कुछ अलग सा दिख रहा है? स्पर्म है ना? स्पर्म के हेड जो है वो कहीं कहीं पर घुसे हुए हैं। ये कहाँ घुसे हुए? कौन से सेल्स है? These cells are called as Sertoli cells। इनको कहते हैं Sertoli cells। Sertoli cells क्या करते हैं? इनको हम लोग नर्स सेल्स भी कहते हैं, बिकॉज ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटोजोआ भी डेवलप कर रहा है उसको ये क्या प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है नरिशमेंट। तो यहाँ पर सर्टोली सेल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है टेस्टिस में। और ये किसके अंदर है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर पाई जाती है। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर क्या पाई जाएगी? सर्टोली सेल्स और हमारे स्पर्म के सेल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फर्टिलाइज्ड एग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के एग में कितना क्रोमोसोम्स? अब आप जानते हो, चाहे वो एग हो मतलब फीमेल गैमेट हो, या चाहे वो स्पर्म हो मतलब मेल गैमेट हो, ये सभी के अंदर कितना क्रोमोसोम? क्या डबल क्रोमोसोम डबल होते हैं या क्रोमोसोम सिंगल होते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो ये है हमारे पास फीमेल गैमेट जिसके पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। अगर मैं कहूं ये है ओवम, तो अंडर ब्रैकेट लिखते हैं एन। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। और अगर ह्यूमन बीइंग देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल सेल जो है वो 2n का होता है। 2n इक्वल्स टू हमारे पास होता है कितना? 23 पेयर, या आप कह सकते हो 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर हम n इक्वल्स टू लिखें तो सिर्फ लिखेंगे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताएंगे आप लोग? आंसर होना चाहिए हमारा 23 क्रोमोसोम्स अंडर ब्रैकेट n, या आप डैश करके लिख सकते हो हैप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन, ओ सॉरी 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 इन फर्टिलाइज्ड एग लिख रहा है बच्चे। आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे देखिए फर्टिलाइज्ड एग लिख रहा है ना, सिर्फ एग नहीं है। I thought it was egg, but यहाँ पर fertilized egg है। fertilized egg का मतलब sperm और ovum दोनों मिक्स हुए। तो ये अगर ovum है तो ये आया sperm का हेड, और स्पर्म का हेड जो है वो फ्यूज करता है ओवम से, और फ्यूजन के बाद स्पर्म अपना जो ये है न्यूक्लियस वो दे देता है ओवम को, और इनके न्यूक्लियस के साथ स्पर्म का ओवम भी फ्यूज, और अब ये क्या बन गया? नाउ दिस बिकम्स जाइगोट। जाइगोट, तो अब ये ओवम नहीं रहा, तो मैं इसको हटाती हूँ ओवम से। ये अब क्या बन चुका है? ये बन चुका है जाइगोट। जाइगोट क्या है? 2n स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर 2n स्ट्रक्चर जाइगोट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम्स है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर है यहाँ तक? या आप लिख सकते हो 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन 23 पेयर लिखोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स है? ह्यूमन बीइंग बोला मतलब नॉर्मल बॉडी। नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी कैसी? 2n की। अभी जैसे बताया 2n इक्वल टू 23 पेयर। जहां आपको दिख रहा है वहां पर आप कर लेंगे ठीक, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द गैप बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल पीरियड इज रफली, नॉट एग्जैक्टली, रफली, दो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बीच में कितना गैप होता है? तो अगर हम लोग एक मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं, इसमें ये डे 1 से स्टार्ट होता है और डे 28 प्लस माइनस 2 डेज हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि नहीं? और 14th डे में क्या होता है बच्चे? 14th डे में हो जाता है, 14th डे में क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है, इस प्रोसेस में आपको यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये जो है ये 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल का, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन के बाद दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा? तो उसकी 28 प्लस माइनस 2 डेज। क्या आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है? बोलोगे नहीं मैम, नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। तो अगर 28 प्लस माइनस 2 डेज नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसके साथ जाना पड़ेगा, 28 प्लस कर दो कितना? 28 प्लस 2 डेज मतलब 30, और माइनस कर दो मतलब 26। दोनों में से कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो रफली कितने का होता है? 30 डेज भी कर सकते, मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा, 28 प्लस माइनस 2 डेज याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, ये जो आप याद रख रहे हो 28 प्लस माइनस 2 डेज, इसी से ही आप आंसर निकाल सकते हो। या तो आपको आंसर में या ऑप्शन में यही दे देगा, और अगर आप ऑप्शन में ये नहीं दिया तो आप 28 में +2 करके देख लो और प्लस माइनस 2 करके देख लो, तो आपको ये वैल्यू आएगा। अगर इस वैल्यू में कोई भी वैल्यू मैच कर रहा है तो वो वैल्यू सही है, मतलब 30 डेज सही है, क्यों 26 तो लिखा नहीं है। क्लियर? और ऐसा ऑप्शन कभी नहीं आएगा कि 26 और 30 एक साथ दे देगा, बेवकूफ थोड़ी है। और अगर आएगा भी तो ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, और हमारे पास यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। बच्चे ये मार्क्स जो है, इसका मार्क्स 1 नहीं है, इसका मार्क्स है 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis विद अ सूटेबल डायग्राम। सूटेबल डायग्राम से आप इसमें प्रोसेस क्या दिखा सकते हो, oogenesis का। ठीक है, दिखाएं हम लोग यहाँ पे oogenesis का प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, पहला हम लोग याद करेंगे, लिखते क्या है हम लोग, आंसर लिखते हैं। आंसर में सबसे पहले लिखेंगे oogenesis, हेडिंग डालना बहुत जरूरी है, ये है oogenesis। ठीक है, oogenesis के अंदर अब हम लोग क्या देखेंगे, oogenesis जो है बच्चे, इसके अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं, तो oogenesis के अंदर लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, और आप कह सकते हो फीमेल गैमेट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ the process of formation of ovum or female gamete from oogonia या from oogonium in the ovary is known as वगैरह वगैरह। ठीक है, is known as मतलब is known as oogenesis। इसके बाद फिर आप क्या लिखोगे, कैसे प्रोसेस होता है, कहाँ होता है, यहाँ पर अकर, यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फेज। एम्ब्रियोनिक फेज से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फेज ऑफ फीमेल के एम्ब्रियोनिक फेज से मतलब वो फीमेल जब अपने मदर के अंदर है उसी टाइम से जब उसका ओवरी बना उसी वक्त से यहाँ पर क्या स्टार्ट हो चुका है, oogenesis स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको उसका एक प्रॉपर डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ कि oogenesis कैसे होता है, कहाँ पर होता है और कब होता है। सबसे पहले आप जानो कि ये है हमारे पास ओवरी। ये ओवरी कब दिखा रहे हैं, एम्ब्रियोनिक फेज में। इस ओवरी के पास कितने होते हैं, 1700 अप्रॉक्स 1700 जर्म सेल्स होते हैं। क्या है इसके पास है जर्म सेल्स, ये है 2n के। ठीक है, अब ये जो जर्म सेल्स इसके पास है, ये जर्म सेल्स को अगर मैं एक सेल आपको दिखाऊं, एक जर्म सेल दिखाऊं, ये है 1 जर्म सेल। 1 जर्म सेल क्या करता है, अंदर में ही डिवाइड करता है, बहुत सारे जर्म सेल्स मतलब साथ डिवाइड करते हैं, हम लोग एक पढ़ रहे हैं। 1 जर्म सेल जब डिवाइड करता है ये क्या बनाता है, ये बनाता है oogonia। एक है तो oogoनियम, ये कितने हैं, 2n के स्ट्रक्चर है। ये oogoनियम जो है अब क्या करेगा, ये oogoनियम अपने आप को ग्रो करेगा, ग्रोथ। ये सब इम्ब्रियो फेज में है, अभी बच्ची जो है वो इम्ब्रियो फेज में है, मदर के अंदर है, उसी टाइम उसका ओवरी वगैरह डेवलप कर रहा है और उसमें oogoनियम बन रहा है। oogoनियम ग्रो करेगा, ग्रो करके अपना साइज को इंक्रीज करेगा और अब ये बन जाएगा प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte बनेगा। कैसा स्ट्रक्चर, ये भी 2n, बिकॉज अभी तक कोई मैंने डिवीजन नहीं कराया है। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है ये क्या करेगा, ये करेगा मियोसिस 1। लेकिन कब, कैसे, क्या, तो अभी हम लोग यहाँ पर पहले बना लेते हैं इसको, फिर आपको स्टेजेस दिखाएंगे। ये मियोसिस करके क्या बना सकता है, ये बनाएगा 2 सेकेंडरी oocytes।
लेकिन ये सेकेंडरी ओसाइट दोनों के दोनों नहीं होंगे, एक बड़ा होगा स्ट्रक्चर में, रुक जाओ मैं इसको प्रॉपर दिखाती हूँ, एक स्ट्रक्चर में बड़ा होगा और एक काफी छोटू सा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको बड़ा दिख रहा है दिस इज सेकेंडरी oocyte, ये कितने नंबर का, n नंबर का, क्यों, बिकॉज यहां पर हुआ है मियोसिस, मियोसिस, ठीक है। अब यहां पर ये जो बना दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी, ये भी n नंबर का होता है बट ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा आगे जाकर, ये फिर से डिवाइड करेगा इनटू छोटू सा पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम, बड़ा सा ओवम। बहुत जगह पे आपको ये ऊटिड भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऊटिड और ओवम, ठीक है। ये तो मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया कि यही स्ट्रक्चर होने वाला है। लेकिन अब आते हैं हम लोग यहाँ पर स्टेजेस की बात करते हैं। स्टेजेस कैसे, कब कब क्या क्या काम हो रहा है। तो बेसिकली फीमेल बॉडी में क्या होता है, फीमेल बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, यहां तक जो भी काम हुआ प्राइमरी oocyte तक, यहां तक जो भी काम हुआ ये कब का काम है, ये काम है एम्ब्रियो फेज का। कौन से फेज में है, ये है एम्ब्रियो, ठीक है। इसके बाद जो यहां पर काम हुआ, बर्थ हो रहा है, ये है बर्थ। बर्थ कब होगा, जब ये जो हमारे पास क्या है प्राइमरी oocyte है, ये मियोसिस के, ये हो रहा है मियोसिस 1 और ये हो रहा है मियोसिस 2। ये बर्थ कब होगा, बर्थ जो है बच्चे, ये बर्थ ऐसा होगा, लेकिन बर्थ कब होगा, बर्थ होने टाइम सारे प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट हो जाएंगे, अरेस्टेड एट डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1 प्रोफेज 1। मतलब प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो चुका है, ये डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो चुके मतलब कि ये लोग अभी डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा लंबा करके दिखा दी ताकि आपको प्रॉपर ये समझ में आए। इसको मैं हटाती हूँ, नीचे वाला यहाँ पर तो होगा हमारे पास बर्थ। ये कब अरेस्ट हो चुका है, मतलब यहाँ पर जब प्राइमरी oocyte ने अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दिया एंड मियोसिस 1 में एंटर किया, क्योंकि मियोसिस 1 में क्या आता है बाबू, प्रोफेज। तो अरेस्टेड एट डिप्लोटिन, अरेस्टेड या फिर अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 डिप्लोटिन स्टेज। कौन से स्टेज में ये अरेस्ट हो चुके हैं, अरेस्ट का मतलब क्या, ये रुक गया, मतलब एम्ब्रियो फेज में था तो ये बन रहा था, यहाँ पे जर्म सेल से बने oogoनियम से प्राइमरी oocyte, ये कहाँ तक हो गए, एम्ब्रियो फेज में। जब बर्थ होने का टाइम आया उस टाइम पर ये सारा प्राइमरी oocyte सबके सब जितने भी बने हैं, ये सारे प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस 1 में एंटर कर चुके, मतलब सबका डिवीजन स्टार्ट कर चुका है। लेकिन मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में डिप्लोटिन स्टेज में रुके हुए हैं, मतलब अभी पूरा का पूरा सेपरेट आउट नहीं हुआ, रुका हुआ है। उसी टाइम हो जाता है बर्थ। जैसे बर्थ होता है उसके बाद क्या होगा, बर्थ के बाद ये रुका रहेगा तब तक जब तक क्या नहीं आ जाता, प्यूबर्टी नहीं आ जाती। प्यूबर्टी में अब ये मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, वो भी सबके नहीं, सबके साथ यहाँ तक था, लेकिन अब प्यूबर्टी के बाद कुछ प्राइमरी oocyte डेवलप करते हैं और बनाते हैं सेकेंडरी oocyte, और ये हर महीने होगा, हर मंथ प्यूबर्टी के बाद हर मंथ कुछ स्टार्ट करेंगे डेवलप करना, जिसमें से एक सक्सेसफुली सेकेंडरी oocyte बन पाएगा। और ओवम कब बनता है, ओवम जो है वो सिर्फ और सिर्फ when sperm nuclei enter, ये न्यूक्लियस नॉट न्यूक्लियाई, when sperm nucleus enter,
जब स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करेगा सेकेंडरी oocyte में तब ये कन्वर्ट होगा इनटू ओवम। अगर स्पर्म नहीं एंटर करता है सेकेंडरी oocyte में, मतलब सेकेंडरी oocyte ही के फॉर्म में वो फलोपियन ट्यूब में खत्म हो जाएगा। तो ये जो आपको फेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं, इसमें अगर हम फेजेस की बात करते हैं तो आपको क्या क्या फेजेस दिखाई दे रहा है। इसमें आपको दिख रहा है सबसे पहला, यहां से जितना भी फेज गया, यहां से लेकर यहां तक का जो फेज है, फिर यहां से लेकर ग्रोथ फेज है, और फिर यहां से लेकर यहां तक का फेज है। ये सारे फेज का अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है? फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेटिव फेज। पहला फेज क्या है? मल्टीप्लिकेटिव फेज। दूसरा फेज ये क्या है? दूसरा फेज है ग्रोथ फेज। और तीसरा है मैच्योरेशन फेज। तो आपको अगर आंसर लिखना है तो आप अपना आंसर कंप्लीट किस में करोगे? ये फेजेस लिखकर हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट फेज पहले लिखेंगे oogenesis, जैसे यहाँ पर लिखा है हमने oogenesis। उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, फेजेस ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग? फिर लिखेंगे फेजेस ऑफ oogenesis। oogenesis के फेजेस लिखेंगे, क्या क्या? 1, 2 and 3, मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज। और ये आपको प्रॉपर डिटेल भी बताना है कि एम्ब्रियो कब तक, एम्ब्रियो के अंदर तब क्या हुआ, क्या बर्थ के टाइम क्या हुआ, और प्यूबर्टी के बाद क्या हो रहा है। तो ये जो आपको फुल साइकिल देखने को मिल रहा है, प्लीज आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ये जो आपको फुल साइकिल देखने को मिल रहा है, ये क्या है बच्चे? यही है हमारा oogenesis। ठीक है, कर लिया। और ये कहाँ होता है? फीमेल के ओवरी में। तो अगर क्वेश्चन आता है आपसे कि oogenesis स्टार्ट्स फ्रॉम, कब से स्टार्ट हो रहा है, तो प्यूबर्टी नहीं लिखोगे आप, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी, लेकिन oogenesis स्टार्ट्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक फेज ऑफ फीमेल। ठीक है, कब से हो रहा है? प्यूबर्टी के बाद तो वो डेवलपमेंट हो रहा है, बट ये स्टार्ट कब हो चुका था? एम्ब्रियोनिक फेज ऑफ फीमेल में। वेयरएज स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? वो एट द प्यूबर्टी ऑफ मेल में। दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर क्वेश्चंस आपका इससे आने के चांसेस होते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसके बाद हम लोग और भी वीडियोस अपलोड करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।